तो प्यारे छात्रों, हम लोग बायोलॉजी का आज लेक्चर शूट कर रहे हैं। तो स्वागत है आपका गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पे। और हमने क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, उसको थोड़ा एक हम लोग फटाफट क्या करते हैं, उसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि क्या हो जाए, बातें क्लियर हो जाए और आगे का फ्लो बना रहे। और जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका बिल्कुल इसको काम कीजिएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जो ही आपको मैं दिया था उसका डायग्राम बनाने के लिए दिया था और बोला था कि आप बुक पढ़ के आए होंगे, तो बिल्कुल आप पढ़ के आना। वैसे आप करेंगे ना, तो या ऐसे करना, लेक्चर देखने से पहले क्या करना कि जहाँ तक पहले अपने पढ़ा था नोट्स में, वो अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। ठीक, तो इससे क्या होगा, आपको पढ़ने में बहुत अच्छा फील होगा और पर अच्छा पढ़ोगे। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट यहाँ से लेक्चर देखना शुरू कर दिया। हर बार ऐसे करना, जब भी आप नया कुछ पढ़ते हो ना, तो पहले एक बार पीछे देख लो, मैंने पीछे क्या किया है। पीछे की मंजिल जो देखते हैं ना, वो बच्चे बहुत आगे जाते हैं और उनको कभी तकलीफ नहीं होती है। आगे देखना हर बार अच्छी बात नहीं है। आगे देखने के चक्कर में कभी कभी पीछे की सब कुछ छूट जाएगा, तो फिर आप लेकर क्या चल रहे हैं। तो आप समझो कि आप सब कुछ लेकर चल रहे हो, तो पीछे भी देखते रहो क्या क्या हम लोग। तो एक बार फटाफट हमको जो पढ़ा है, हमने क्या क्या पढ़ा उसको हमने मैं आपको अपने नोट से रिवीजन करा देता हूँ। फिर मैं आपको लाऊंगा कि मैंने आपको होमवर्क में क्या दिया था पढ़ के आने के लिए। तो एक बार चलो, एक बार मैंने जो पढ़ाया है एक मैं फटाफट क्या करता हूँ, एक बार रिवाइज कल उस टॉपिक का नाम याद लेते हैं। हमने पढ़ा था सजीव के कुछ लक्षण, जो भी सजीव किन्हें कहेंगे, तो हमने पढ़ा था मिसेस या एमएरएस ग्रेन कहिए, उनके माध्यम से हमने जाना था कि जो भी कोई सजीव है तो ये लक्षण उनमें अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें अवेलेबल क्या था, एम से मूवमेंट, रेस्पिरेशन, सेंसिटिविटी और उसके बाद था ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन। फिर हम पता न्यूट्रिशन, हम पर क्या पढ़ते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या था कि जो भी हम भोजन वोजन खाते हैं उसमें से क्या होता है, भोजन में क्या छिपा होते हैं, पोषक तत्व छिपे होते हैं। उस पोषक तत्वों का हमारा शरीर क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, उस एनर्जी लेता है उस भोजन से। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन कहते थे। ये दो प्रकार के हुआ करते हैं, एक हुआ ऑटोट्रॉफ्स, एक होते हैं हेटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में क्या था, जो लोग अपना भोजन खुद बना लें ऑटोट्रॉफ्स, और जो लोग अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर हैं उसे हम लोग क्या बोलते थे, हेटरोट्रॉफ्स। ये थी नहीं बातें। आगे आगे हमने क्या पढ़ा था, ऑटोट्रॉफ्स फर्दर दो भागों में बट गया था। एक था फोटो ऑटोट्रॉफ्स, एक था केमो ऑटोट्रॉफ्स। फोटो मतलब जो प्रकाश से अपना भोजन बनाए, और केमो मतलब जो अपना केमिकल से भोजन बनाए। ठीक है, फोटो में क्या थे अपने, फोटोट्रॉफ्स में अपना आ रहे थे हरे पेड़ पौधे, और केमो ऑटोट्रॉफ्स में क्या रहते हैं, फंजाई, कुछ बैक्टीरियाज और कुछ जंतुएं भी थे। ठीक है, और ऑटोट्रॉफ्स को हमने पूरा डिटेल्स में पढ़ लिया था, इसको ज़्यादा समझाने की। फोटोट्रॉफ में बता ही दिया आपको प्रकाश से। और चलो फिर क्या था इसके आगे, कुछ एमसीक्यू अपने प्रैक्टिस किया था। एक क्वेश्चन था कि पोषण के लिए क्या आवश्यक है, तो आपने बताया था कि इनमें से सभी, क्योंकि पोषण के लिए शोषण भी चाहिए, उत्सर्जन भी होना चाहिए, न्यूट्रिशन, तो ऑल ऑफ दीज सारे आंसर सही थे इसके। ये बोलते हैं इसको रिवीजन। देखो इतना ही टाइम लगता है रिवीजन में, तो ये नोट्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। नोट्स बनने को बनाते चलना है साथ साथ में। अगला क्वेश्चन था कि इन अमीबा में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है। एक विशेष उसके पास स्पेशलाइज टिश्यूज होता है, या ऑस्मोसिस होता है, या डिफ्यूजन या विसरण। तो आपने कहा था डिफ्यूजन होता है। ठीक है, गलती से हम लोग ऑस्मोसिस किए थे, वो जो गलत था। ठीक है, और यह सूडोपोडियस नहीं, सूडोपोडियस क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा भोजन किससे ग्रहण करता है, तो सूडोपोडिया से। ठीक है, और क्या, निम्न में हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण होता है, इसको तो आप जानते ही, फोटोट्रॉप्स होता है। मनुष्य में बहुकोशिकीय जीवों की अच्छा, जैसे मनुष्य से बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए डिफ्यूजन पर्याप्त क्यों है, क्योंकि हम जानते हैं डिफ्यूजन अमीबा के लिए अवेलेबल है, क्योंकि अमीबा क्या करता है, अमीबा एक ही सेल है, और उसका सेल जो होता है एटमॉस्फेयर में टच में रहता है, तो उसके सेल डायरेक्ट वायु के टच में रहता है, तो उनको ऑक्सीजन मिल जाता है। लेकिन हमारा शरीर जो है बहुत सारे सेल्स इसमें है, जटिल कम हम लोग क्या कम्प्लेक्स अपना बॉडी का निर्माण है, कम्प्लेक्स है, जटिल है। तो हमारा सब पार्ट को एनर्जी ऑक्सीजन चाहिए, तो डायरेक्ट वायुमंडल से नहीं मिल सकता है। तो उसके लिए हमारा ब्लड है, जो हम लोग वायु लेते हैं, अन्न जाता है ब्लड में मिलता है, ब्लड में वायु घुलता है, फिर ब्लड सबको वायु ऑक्सीजन प्रदान कर देता है। ठीक है, इसलिए जरूरत नहीं था। और पौधे में पोषण, पौधों में शोषी पोषण हम लोग पढ़ लेते, इसको हम पढ़ लिए आपको, हाँ ये भी पढ़ लिए थे। और ये रहा शायद इतना इतना मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लेते। क्लोरोफिल क्या होता है, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है, जो हरे रंग का वर्णक है। ठीक है, पिगमेंट होता है, ये पत्तियों में पाया जाता है ये। और कहाँ कहाँ क्लोरोफिल पाए जाते हैं, अच्छा प्रकाश संश्लेषण कहाँ कहाँ हो सकता है, तो पत्तियों में हो सकता है, और ग्रीन स्टेमन जो हरे हरे तने होते हैं वहाँ पे दोनों में प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। मैंने ये आपको होमवर्क दिया था, एक पत्ती का अनुप्रस्थ काट का चित्र बनाना था, इसको हम लेक्चर 2 में बात करने वाले थे। यही था ना पढ़ाई अपना। चलो ठीक है, तो मैं आपको अब इसको एक बार फिर से एक बार इस पत्ती के बारे में बताते हैं जल्दी जल्दी में, एक बार ब्रीफ आइडिया लेते हुए। जो आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, ये जो पत्ती होती है
इसको अगर आप इसको अगर आप क्या करते हैं, ऐसे काटते हैं, ये पत्ती थी, ठीक है, थोड़ा कैमरा अपना उतना अच्छा है नहीं, जल्दी इसको मैं रोकता हूँ। चलो देखो, इसमें जो दिख रहा है ना, उसका जो काट यहाँ से काट दिया गया, उसका मैं अनुप्रस्थ काट रहा हूँ, ट्रांसवर्स इसका सेक्शन काटा गया है, तो आप देख पा रहे होंगे इसमें। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके थोड़ा क्लियर वीडियो आ जाए तो। नहीं हो पा रहा है, दूर से ही हो पा रहा है, जूम में नहीं हो पा रहा है। इसको अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, जैसे देखो इसको हमने काट दिया है आपसे, यहाँ से काट दिया गया है, इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसा आपको दिखेगा, दो पार्ट दिखेंगे इसमें, एक जाइलम का बंडल है, एक फ्लोएम का बंडल है, ठीक है। और ये जो था मैंने बताया, जो मोटी मोटी लाइनें थी, बताइए क्या था, जल्दी से बताइएगा इसको, ये मोटी लाइन है, ये क्या है, पहले बताइए। अपर एपिडर्मिस है कि ये लोअर एपिडर्मिस है, ऊपर वाला भाग, तो इसको बोलेंगे आप अपर एपिडर्मिस है। इसमें क्या है, स्टोमाटा कम पाए जाते हैं, और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमाटा ज़्यादा पाए जाते हैं, इतना मैंने पढ़ा था। दूसरा चीज़ कि इसमें जो ये जो मोटी मोटी लाइनें थी, थोड़ा एक बार हम पेंसिल अपने ले लें, देखो कुछ बच्चे होंगे ऐसे सोचता हूँ कब इसमें कुछ लिखने के लिए है कि मैं उसको लिख लूँ, मैं बहादुर बन जाऊँ, तो गलत है। देखो समझना अलग बात है और छापना अलग बात है, लिखने के हमको पूरा टाइम देंगे, आप सिर्फ क्या करो। अच्छा, पत्तों का रंग हरा क्यों है, पौधे का रंग हरा क्यों होता है, ये पत्ती का रंग हरा क्यों है, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है। क्या है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। भले क्लोरोप्लास्ट क्या है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। ये देखिए, ये मोटी मोटी लाइनें हैं, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, मध्यशिरा, क्या बोल रहे थे, मध्यशिरा यानी मिडरिब। और ये जो ये लाइन दिख रहा है, ये लाइन दिख रहा है पतली पतली, ये वाला, ये सब क्या है, वेन है। और ये है जो हरा हरा भाग है, जो जिसमें कुछ रेखाएं नहीं है, सिर्फ पत्तियों का जो हरा भाग है, ये वाला, इसको हम लोग वर्ण पटल अर्थात लेमिना लीफ ब्लेड बोल रहे थे, ठीक है। हमने बताया कि जैसे आपको बताया कि मान लीजिए कि ये पत्ता है, मान लो ये पत्ता है, जूम करके बता रहा हूँ, ये पत्ता का ऊपरी हिस्सा है, अपर एपिडर्मिक्स है, और ये लोअर एपिडर्मिक्स है। अपर और लोअर जो बीच है ना हिस्सा, ये मान लीजिए लोअर एपिडर्मिक्स है, ये लोअर है, और ये अपर है। इनके बीच का जो हिस्सा है, इसमें जितने सेल्स हैं उसको हम लोग मिजोफिल सेल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, मिजोफिल सेल बोल रहे थे। और मिजोफिल सेल बोला हमने, मैंने इस डायग्राम को बोला था बना के आना है आपको, आप बिल्कुल बना के आए होंगे। और इस टॉपिक को पढ़ के भी बोला था आपको आने के लिए, शायद आप पढ़ भी लिए होंगे। चलो वहाँ से मैं जो भी आपको पढ़ाया हूँ, ये नोट्स में प्रिपेयर कर दिया हूँ, नोट से आपको अब नोट कर लेना है। पहले आपको डायग्राम बनाना है, आपने चित्र बना लिया होगा, चित्र के नीचे ये सब बातें मेंशन करना है, उसके बारे में लिख देना है। और जब ये पढ़ोगे तो पूरा आपको टॉपिक याद आ जाएंगे। जाइलम क्या है, जल का परिवहन करता है। फ्लोएम क्या है, भोजन का परिवहन करता है, जानते भी हैं, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि संवाहक बंडल, उसमें अपने चित्र में देखा था, डायग्राम आपको दिखा था ना, संवाहक बंडल। संवाहक बंडल किसको बोलते हैं, बहुत सारे जाइलम, बहुत सारे फ्लोएम उसमें होते हैं, उनको हम लोग बंडल बोल देते हैं, ठीक है। और जाइलम फ्लोएम मिडरिब और वेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। संवाहक बंडल क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम के बंडल को संवाहक बंडल कहते हैं। और जाइलम फ्लोएम मिडरिब और वेन यानी मध्य सिरा और सिरा के बीच में ये दोनों बंडल्स पाए जाते हैं, ठीक है। पूरा याद रहेगा आपको, पूरा अच्छे से नोट्स बना दिया हूँ कि आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होना है। और आपको ये इंडियस बेस्ड नोट्स है, तो बिल्कुल इस पर भरोसा करना। अपना ये आपका नोट्स है, ये आपको बहुत राहत देगा एग्जाम के समय में। लेकिन एग्जाम की चिंता नहीं करना है, अभी तो आपको अभी कभी सबको क्लियर करते चलना है, इसको पूरा हैंड टू हैंड रिविजन करते करते दिमाग में इसको सेट कर देना है, बस मस्त होकर पढ़ते रहना है। आपको घबराना तो बिल्कुल नहीं है, टाइम टाइम पे आपको लेक्चर मिलते जाएंगे। तो देखो आपका पढ़ाई कितना सुपर फास्ट चल रहा है, सुबह भी आपका पढ़ाई हो रहा है, कुछ यूट्यूब पर भी हम आपको क्लास दे रहे हैं। तो आपके लिए मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ कि आप घर पे भी पढ़ सकते हैं, यहाँ भी पढ़ सकते हैं, कोई टेंशन की ज़्यादा वो बात नहीं है इसमें। चलो यहाँ तक हो गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि जाइलम फिलम कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या बताएंगे, मिडरिब और वेन के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। मिडरिब क्या है सर, मिडरिब मैंने अभी जस्ट बताया आपको, मिडरिब मैंने अभी बताया था, ये मिडरिब है, ये मिडरिब है, ये वेन है। इनके अंदर अंदर ये फ्लोएम और जाइलम पाए जाते हैं। फ्लोएम क्या करते हैं, फूड का संग्रहण करते हैं, जाइलम जल का करते हैं, ठीक है। याद रखना है इस चीज़ को। पत्तों के ऊपरी भाग अपर एपिडर्मिक्स, ये ऊपरी अपर एपिडर्मिक्स, इसके नीचे वाला भाग लोअर एपिडर्मिक्स। बिल्कुल सही सर। सर अब तो इतना अच्छा नोट्स बना दिया कि सारे बातें इसमें कवर हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। और देखो छोटे छोटे की पॉइंट्स है, और छोटे छोटे की पॉइंट्स में ही आंसर बच्चों को करना चाहिए एग्जाम में, बड़े बड़े लंबे पैराग्राफ लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलो
अपर एपिडर्मिस तथा लोअर एपिडर्मिस के बीच के जितने सेल थे मैंने आपको क्या बताया, उसको मेसोफिल सेल कहते हैं, यानी पर्ण मध्योतक कहते हैं। पर्ण मध्योतक यानी पर्ण जो होता है ना, पर्ण क्या बोलते हैं, पर्ण हरित वर्णक या पर्ण हरित और जो होता है उसके बीच वाला हिस्से को बोलते हैं पर्ण मध्योतक, पर्ण के मध्योतक में रहने वाला चीज़। फिर मेसोसेल्स के अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। आपने पढ़ा क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल्स के बहुत सारे सेल हैं उसके अंदर बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाया गया है यहाँ पर। मैंने बताया इसके ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच की ये क्या क्या है, जूम किया गया है। ये जो आप डायग्राम देख पा रहे हैं ये पत्ता का ही चीज़ है, लेकिन पत्ता का जो मतलब अंदर का जो सीन है ना, उसको वैज्ञानिकों ने क्या किया है, इसको माइक्रोस्कोप से जूम किया है ताकि आप देखें उसमें होता क्या है, कैसे कैसे उसके स्ट्रक्चर होते हैं। और उनको इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो ऊपरी उन्होंने, चलो एक बार मैं फिर से आपको अपना जो नेचुरल है उसको दिखाता हूँ। देखो ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में इसका उन्होंने जिम किया है और उसके उन्होंने अंदर देख पाया है, माइक्रोस्कोप से देखा गया है कि बहुत सारे सेल्स हैं, उनके बीच के सेल्स को उन्होंने कहा मेसोफिल्स। और देखो इन सेल्स के बीच में उन्होंने बताया कि बहुत सारे हरित लवक हैं। हरित लवक मतलब क्लोरोप्लास्ट हैं। देखो इनको पिगमेंट की तरह दिखाया गया है, सब सारे सारे क्या हैं, सारे क्लोरोप्लास्ट हैं। और इनके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, जो भोजन प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल बहुत आवश्यक है। तो क्लोरोफिल कहाँ पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर। ठीक है, याद रहेगा आपको, बहुत ही डिप्थ नॉलेज है, इतना आपको बुक में भी यहाँ मेंशन नहीं किया गया, एनसीईआरटी ने भी इसको मेंशन नहीं किया है। तो आप समझो कि एक अच्छा लेवल का नोट्स पढ़ रहे हो, आपको तो बिल्कुल एनसीईआरटी भी कवर हो जाएगा आपका, और बस कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर हो रहे हो, आने वाला फ्यूचर भी आपका क्या है, ब्राइट होने वाला है। तो बस सिर्फ आपको थोड़ा सा एफर्ट लगा देना है, इसको साथ साथ में नोट्स बना लेना है और इसको थोड़ा रीड करना है बार बार। जितना बार अपना नोट्स पढ़ोगे उतना ही आपको ये बातें क्लियर हो जाएंगी। कभी कभी आपको जरूरत पड़े तो लेक्चर को दोबारा देख सकते हो अगर आपको लगता है तो। ऐसे में ज़्यादा उतने प्रेफर नहीं करता हूँ बच्चे बार बार लेक्चर देखो, एक बार काफ़ी है, एक बार लेक्चर देख लो आराम से, उस समय नोट्स बना लो। एक बार देखना चाहे तो उसमें जस्ट रिवाइज कर लो थोड़ा फास्ट मोड पे उसको, बस काफ़ी है। उसके बाद लेक्चर के पास दोबारा जाने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, जरूरत पड़ेगा तो आपको रिवीजन बेस लाया जाएगा, रिवीजन कराया जाएगा, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। जो पढ़ना है जैसे पढ़ाया जा रहा है फ्लो चार्ट में वैसे ही आपको पढ़ते चलना है। मैंने बता दिया पर्णहरित पाए जाते हैं, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण अधिकांश लिफ यानी प्रकाश संश्लेषण जो जो फोटोसिंथेसिस होता है मैक्सिमम कहाँ होता है, पत्तियों के मेसोफिल सेल्स के अंदर ही हो जाता है। ठीक है, कहाँ हो जाता है, पत्तियों के मेसोफिल सेल्स के अंदर ही होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ आपको एक वो डायग्राम को करके दिखाया हूँ यहाँ पर, जहाँ बताया था ना बहुत सारे उसमें ये रहते हैं, क्या बोलते हैं, एक मैं ये डायग्राम लिया हूँ, ये लंबा वाला, ये वाला है ना, ये वाला अपर, ये वाला, इसका डायग्राम मैं आपको दिखाया हूँ। इसमें इसमें क्या चीज़ें हैं, तो देखो इसको बोला जाता है ये जो लंबा है इसको बोला, उसके उसके ऊपर और उसके नीचे दो था ना डायग्राम, इसको मैं मेंशन किया हूँ यहाँ पर, ये आप इनको समझ लें, ये इनको मेंशन किया गया है। इस डायग्राम को मैं आपको समझा रहा हूँ ये डायग्राम है क्या। ठीक है, तो देखो इनको बोला जाता है पेलेसिसेड पैरेन्काइमा। ठीक है, ये क्या है, पेलेसिसेड पैरेन्काइमा है, ये इनका नाम है, जो ये सेल्स आपको दिख रहे थे। और ये क्या होते हैं, स्पोरोनी, और ये जो उसके नीचे वाला था ये था स्पोनिजेनी, स्पोंजेनी, सर इसको सॉरी हम गलत पढ़ रहे थे, इसको पढ़ेंगे हम लोग स्पोंजेनी पैरेन्काइमा, और ये क्या है, पेलेसिड पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा, इनका कुछ आपको नाम एनसीईआरटी में नहीं दिया, तो इसको ये आपको नाम याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको उतना जरूरत नहीं है। सिर्फ ये डायग्राम में चित्र है तो उसको मेंशन किया गया है, आपको सिर्फ इस डायग्राम में इतना ही पढ़ना है। ये है लिप्स, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, इनके बीच में क्या है, मेसोफिल सेल्स है, उसके अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, उसके अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, उनके अंदर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस वहीं पे हो जाती है। ये जरूरत नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए लिख लो। जो लंबा था ये इसको बोला जाता है पेलेसिसेड पैरेन्काइमा, और जो उसके नीचे वाला सेल्स दिख रहा था आपको उसको बोलते हैं स्पोंजेनी पैरेन्काइमा। ठीक है, आपने देखा था वैक्सीक्यूटिकल, वो क्या है, वैक्सीक्यूटिकल मैंने बताया आपको, ये यहाँ पाई जाती है वैक्सीक्यूटिकल। मोम देखना इसको थोड़ा, आपको कैसा थोड़ा छू के देखना, ये आपको क्या बोलते हैं, मोम की तरह सच में दिखता है। कभी आप थोड़ा इसको नम हाथों से करके देखना, पत्ते तोड़ना मत, मैंने तो गलती से तोड़ा है, क्योंकि देखो ये पत्तों का पौधे का रसोई घर है, मैंने उसका एक घर तोड़ दिया आज, यहाँ पर खाना बनता होगा, इस पर फोटोसिंथेसिस होता है, लाइट पड़ता है, मैंने लेकिन आपको रीड करने के लिए तोड़ा हूँ। तो ऐसे मतलब क्योंकि इससे बहुत से बच्चों को जो नॉलेज आएगा, इसलिए आप अगर ऐसे हम लोग कभी कभी तोड़ते हैं पत्ते, हमको नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर किसी का घर बनता है, किसी का घर में
खाना बनता है, ठीक है, ये रसोई घर है किसी चीज़ का, तो हम किसी का मतलब किचन को उजाड़ देते हैं, तो ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं करोगे ना। हाँ चलो ठीक है। मोमी क्यूटिकल यानी अपर ये कह रहा है कि एपिडर्मिक्स के बाहरी सतह को लेयर होती है। एपिडर्मिक्स यानी जो होता है ना, ये एपिडर्मिक्स है, इसके बाहरी सतह जो सबसे होता है उसको बोलते हैं मोमी क्यूटिकल यानी वैक्सिक क्यूटिकल। ये क्या करता है, जो वाष्पोत्सर्जन क्रिया को संतुलित करता है। अगर इस पर लेयर नहीं होता, मोम का नहीं होता, तो इस पर क्या होता है, प्रकाश पड़ता है दिन में, बहुत सारा इसका वाटर लॉस हो जाता है, इसमें से पानी सब खींच लेता है, तो पौधे मुरझाने लगते हैं, मरने लगते हैं। तो ये इसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, संतुलित करता है। कौन, वैक्सिक क्यूटिकल। याद रहेगा आपको। मैंने देखो सारा टॉपिक इसको फोड़ के पढ़ा दिया, अब कुछ नहीं बच गया है। जाइलम फोलम पढ़ा दिया, मोमी क्यूटिकल पढ़ा दिया, परनाटल पढ़ा दिया क्या है, मिड्रिप पढ़ा दिया, उसमें क्या है, जाइलम फोलम पाए जाते हैं, मिड्रिप और सीरम क्या पाए जाते हैं, जाइलम फोलम पाए जाते हैं। ये ऊपरी त्वचा को हम अपर एपिडर्मिक्स बोलते हैं, और निचली त्वचा को लोअर एपिडर्मिक्स। इनके बीच में जो सेल्स होते हैं इसको मेसोफिल्स बोलते हैं। उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाए जाते हैं, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल जो होते हैं उसके अंदर मैक्सिमम प्रकाश संश्लेषण क्रिया हो जाती है। और अपर एपिडर्मिस के ऊपर क्या पाया जाता है, वैक्सी क्यूटिकल। सर अब इतना तेज क्यों पढ़ रहे हैं, तेज इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इसको मैंने पिछले लेक्चर में कुछ शायद डिस्कस कर लिया था, तो मैं थोड़ा तेज कर सकता हूँ, तो आपको ये दिक्कत नहीं होगा। कभी लगता है कि वीडियो बहुत तेज है, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि इसको थोड़ा जो क्या ना यूट्यूब में जो आता है ना, क्या बोलते हैं सेटिंग्स, वहाँ पर जाके वीडियो का स्पीड थोड़ा और नीचे कर लेंगे, स्लो कर देंगे, आराम से देख लेंगे, चलेगा। आप वहाँ पर अपने आप को कंफर्टेबल जैसे आप करते हैं वो कर लेना। चलो सर तेज हो गया, तेज हो गया, एक बार फिर से कर दीजिए। चलो एक बार फिर से करते हैं, स्लो मोशन में कर देता हूँ इसको, जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। देखो आगे पढ़ना उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप एक दिन में इसको कंफर्म अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, कि अब दोबारा अब इसको मतलब बार बार यहाँ हमको पढ़ना ना पड़े। ऐसा आप एक बार इसको पढ़ते चलिए, खाली बस पन्ना पलटें, याद है, पन्ना पलटे हमको सारी बात याद होता है। एक बार हम एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हैं बैठकर, सब बातें हमारे दिमाग में घूमता है। ऐसा आपका फील आना चाहिए, तो इस फील के लिए मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ। चलो ये क्या है, पत्ती है, लीफ है, ठीक है। लिप के जो मोटा मोटा लाइन दिख रहा है, ये क्या है, मिड्रिव है, मध्यसिरा है। ये जो पतली पतली है इसको बोलते हैं वेन। इन दोनों के अंदर क्या पाए जाते हैं, संवहक मंडल और फ्लोएम संवहक मंडल पाए जाते हैं, यानी इसको बोलते हैं वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। वेस्कुलर बंडल में क्या है, वेस्कुलर बंडल में क्या होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जल का परिवहन करता है, फ्लोएम फूड का, ठीक है, इतना आपने जाना। अब चलो इसके मैंने बताया इन ऊपर और नीचे के जो ये बीच है, इसके अंदर अगर जूम किया जाए तो बहुत सारे एक लेयर मिलेंगे, उस लेयर में बहुत सारे सेल मिलेंगे, उसको बोला गया मेसोफिल्स। उसके अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट में आपको पता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, यानी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ होती है, तो मेसोफिल सेल्स के अंदर हो जाती है। क्लियर, पत्तों में नहीं होता है, देखो पत्तों में नहीं होता है, ये ऊपर यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, नीचे नहीं होता है, इसके बीच में जो सेल्स हैं मेसोफिल सेल्स, इसके अंदर होता है, क्योंकि वहाँ क्या है, वहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है। क्लियर, इट्स क्लियर, ओके। तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ बिल्कुल। अब चलो इतना ही बात है आपको जानना है। अगर आप एनसीईआरटी को पढ़ना चाहें तो यहाँ पर एक एनसीईआरटी बात कहती है कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश का ऑब्जर्व कर लेता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, और जल के अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ देता है, अपघटन मतलब डिकम्पोज कर देता है। तीसरा बताती है एनसीईआरटी कि कार्बन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है, अपचयन होता है, रिडक्शन हो जाता है। ऐसा ऐसा एनसीईआरटी का कहना है, इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। चलो तो नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं फिर से। हमने इतना जाना था, एक भी वाइड क्या बोलते हैं पॉइंट कटना लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ बस, ओके, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बनाया हूँ तो आपको अच्छे से मिल जाना चाहिए। देखो मन लो जिसके लिए खाना बना है उसको ही ना खिलाया जाए तो क्या फ़ायदा। इनको आप नोट कर लिए होंगे, एक बार मैं इसके लिए कर रहा हूँ कि कुछ बच्चे में हो सकता है कभी कभी पढ़ाने में भूल जाता हूँ, कुछ मैं स्क्रीन नहीं देखता हूँ, क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मोबाइल कैमरे में नहीं देखता हूँ, मैं यहाँ पर देखता हूँ, तो कभी कभी मुझे स्क्रीन उतना मोबाइल पर ध्यान नहीं होता, तो कभी कभी मैं देखता हूँ कि कभी क्वेश्चन का आज मैथमेटिक्स में थोड़ा एरर हो गया था घटाने के समय में, तो ये कभी कभी थोड़ी छोटी मोटी मिस्टेक होती है, तो कभी क्या है थोड़ा भी नए हैं हमें, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा, एक क्या हैबिट बन जाएगी, आदत हो जाएगा, तो गलतियाँ ऑटोमेटिक सुधर जाएंगी। तो कभी कभी हमसे कुछ थोड़ा सा भूल चूक होता है, तो बिल्कुल आप इसको कंप्रोमाइज़ कर लेंगे। हाँ लेकिन कंटेंट में और क्वालिटी में मुझे शायद मैं आपको कोई कमी नहीं छोड़ता हूँ, इसके लिए मैं श्योर हूँ कि मैं आपको बहुत मस्त देता हूँ क्वालिटी। तो मम्मी क्यूटिकल क्या कर रहे हैं, जो पौधे के ऊपर पत्तों के जो ऊपर हैं वैक्सी क्यूटिकल, ये क्या करते हैं, इवोपरेशन जो होता है, इवोपरेशन की प्रक्रिया को, इवोपरेशन प्रोसेस को क्या करते हैं ये लोग, कंट्रोल करते हैं, क्योंकि ज़्यादा यहाँ पर जल की हानि ना हो जाए, ठीक है। इसके लिए पर यहाँ पर क्या मोमी एक लेयर है जिसको हम लोग मोमी क्यूटिकल बोलते हैं।
अब आपसे पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कैसे हो जाती है भाई, कैसे हो जाती है? तो अब तो बिल्कुल छोटे छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होती है उसमें होता है सूर्य प्रकाश, उसमें होता है एनर्जी, फिर होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी सूर्य प्रकाश की एनर्जी, लाइट एनर्जी आपको मिलती है, लाइट एनर्जी मिली, CO2 मिल गया, प्लस H2O मिला, ये मिल के क्या बनाएंगे और क्लोरोफिल मिल गया, बन गए ग्लूकोज O2 और H2O। ठीक है, इतना चीज़ होना चाहिए। तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। और जब ये कार्बोहाइड्रेट बनता है ना, ये क्या होता है, शुगर है, इसको हम लोग शुगर भी बोलते हैं, चीनी, ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक डायग्राम से आपको समझाया हूँ, एक मस्त प्यारा सा क्या है डायग्राम है। डायग्राम क्या है, चित्र ना बहुत कुछ बातें बोल देता है। जिससे यहाँ पर मैंने सन दिखाया है, सूर्य भगवान है आपके, ठीक है। यहाँ पर पत्तियाँ है, इसमें पत्तियों में डॉट से दिखाया हूँ क्लोरोफिल है, अच्छी बात है। फिर पत्ता में मैंने बताया इसमें क्या होते हैं, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, डिफ्यूजन से होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या स्टोमाटा है, ये स्टोमाटा में क्या हुआ, इसमें से O2 निकल रहा है, और ये क्या किया इसमें से और इसमें जो पौधा जो खाना बनता है वो किस रूप में जमा हो रहा है, ग्लूकोज में जमा हो रहा है। ये बात हम बाद में करेंगे, पहले इस पेज को देखना बहुत जरूरी है, इस पेज बाद में होगा। मिट्टी है, मिट्टी के अंदर क्या है, जल है, सॉइल उसमें, और जल में भी क्या है, मिट्टी में और क्या चीज़ है, कुछ मिनरल्स है, लॉन नाइट्रेट, नाइट्रोजन है, लॉन नाइट्रोजन है, जो क्या है नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में पाए जाते हैं, दोनों नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों के फॉर्म में मिट्टी से उसको क्या मिल जाते हैं, नाइट्रोजनी पदार्थ मिल जाते हैं, ये जरूरी है। और CO2 उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है, इन्वायरमेंट से मिल जाता है, एटमॉस्फेयर से मिल जाता है, वातावरण से मिल जाता है। सूर्य के प्रकाश सबको पता है कि सूर्य के प्रकाश से मिल जाती है। पत्तों में गया, उसमें गया था क्लोरोफिल, यहाँ पर इसका भोजन बना, ठीक है। भोजन बना तो किस रूप में जमा हुआ, ग्लूकोज जमा होता है, भोजन किस में जमा होता है, कहाँ पर, पत्तों में ग्लूकोज जमा होता है, और फूड के साथ फूड के रूप में यूज होता है, जमा होता है ग्लूकोज रूप में, और ये यूज होता है भोजन के रूप में, ठीक है। फिर यहाँ से क्या निकलती है, O2, पत्तों से क्या निकलता है, O2, क्योंकि जो यहाँ पर आपने देखा प्रकाशन समय में ऑक्सीजन बनता था, ऑक्सीजन फिर से देखो एक बार तो CO2 इसमें गया, लेकिन इसमें से निकल क्या रहा है, O2, इसने CO2 लिया और हमको O2 दिया, बहुत जरूरी था, हमको जीवन देता है पौधा, इसलिए पौधे क्या अपने ईश्वर है, भगवान है, माँ है, पिता है, सब कुछ समझो इनको, अपने दोस्त भी समझो। रिलीज इन टू द एयर एज बाई प्रोडक्ट, यानी जो हवा यूज हुआ उसमें खाना क्या बना, उसका खाना बन गया ग्लूकोज के रूप में, और एक और दूसरा प्रोडक्ट यूज हुआ, बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला उसमें से, वायु, यानी क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन निकला, ठीक है, जो हमको जिसको हम लोग यूज कर लेते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं। अब मैं आपसे कह दूँ, एक क्वेश्चन कर लूँ आपसे कभी कभी, तो आप बिल्कुल इसका आंसर कर पाएंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? क्या आप कह सकते हो कि जो लाइट था वो क्या किया, प्रकाश ऊर्जा को, लाइट ऊर्जा को सोलर ऊर्जा में सोलर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलती है, यानी प्रकाश संश्लेषण जो होती है सौर ऊर्जा को, सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य एनर्जी को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करती है, क्या आप कह सकते हैं? तो चलो इसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पर एक क्या करते हैं, फिर से एक एक छोटा सा क्या करते हैं, पैराग्राफ पढ़ते हैं। यहाँ पत्ता दिखा आपको, बहुत अच्छे, लाइट दिखा, लाइट से बहुत सारे क्या आ रहे हैं, एनर्जी, सोलर एनर्जी आ रहे हैं पत्तों पर है। ये क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोफिल क्या करता है, जितना सूर्य के प्रकाश में क्या है, उसमें एनर्जी है ना, उसको सोख लेता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, अवशोषण कर लेता है। आपको मैंने तीन टर्म नाम ले रहा हूँ, ऑब्जर्व, अवशोषण, सोखना। आपको जो टर्म में आपको दिमाग में याद रहे वही याद रखना, लेकिन एग्जाम में लिखना हो तो आप इंग्लिश में लिख देना ऑब्जर्व। कभी इंग्लिश में थोड़ा आपको कंफर्टेबल नहीं समझते हैं अपने आप को, तो वहाँ पर आप अवशोषण लिख सकते हैं, अवशोषित कर लेता है। तो पहला टर्म, पौधा के जो लीफ होता है, पत्ती होता है, क्या करता है, सूर्य के प्रकाश में जो ऊर्जा है, सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, उसको क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, सोख लेता है, ओके। और क्या करता है, H2 को अणुओं को, और उससे उससे क्या होता है, जब प्रकाश की ऊर्जा उसने सौर ऊर्जा खींच लिया इसमें, तो इसमें क्या है, पानी भी होगा, जल होंगे, जल के अणु क्या होता है, टूटने लगते हैं, टूटेंगे, जल के अणु टूटेंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा, प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा के रूप में ATP निर्माण होगा, कैसा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में, केमिकल ऊर्जा के रूप में क्या होगा, ATP बनेगा, ठीक है। और तीसरा स्टेप क्या होगा, भोजन संश्लेषित होगा, यानी भोजन क्या होंगे, स्टोरेज हो जाएंगे, संश्लेषित वहाँ से मतलब बन जाएंगे वहाँ से के रूप में। अब इसको हम देखो, ये प्रक्रिया अचानक से नहीं होती है, पौधों में खाना अचानक से नहीं बन जाता है। मैंने आपको NCERT पढ़ के दिखाया, 3 स्टेप लिखा गया था ना वहाँ पर,
तो पहला देखिए प्रकाश संश्लेषण के चरण होते हैं, एनसीईआरटी ने उसे 3 फेज में लिखा है, 3 फेज आपको याद रहते हैं। प्रकाश क्या करता है भाई, जल के अणु को तोड़ता है। पहले था H2O, इस पर परलाइट हाइड्रोजन करेगा अलग, ऑक्सीजन कर देगा अलग, O2 अलग हो गया, हाइड्रोजन अलग हो गया, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस ऑफ वाटर करता है ये, इसको बोलते हैं। अच्छा जो हाँ सॉरी, जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में आपने पढ़ा कि क्लोरोफिल क्या किया, लाइट ऑब्जर्व किया और जल के अणु को तोड़ा, तो जो जल के अणु टूटता है ना, तो इस प्रक्रिया को बोला जाता है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। इसे क्या बोलते हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। स्टेप पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण के चरण। पहला स्टेप क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का, जो मैंने आपको सिखाया वही बातें यहाँ पर लिखा हूँ। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण के चरण के लिखें, आप यही स्टेप चिपका के आएंगे, आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको लंबा चौड़ा कोई कहानी लिख के नहीं आना है। जितना देखो साइंस में जितना कम लिखोगे उतना अच्छा नंबर मिलेगा, लेकिन वो क्या होना चाहिए, टू द पॉइंट। टू द पॉइंट कहना मतलब कि जो मुद्दा है वही मुद्दा होना चाहिए। मैंने आपसे पूछा आपका नाम क्या है, तो आपको लगे कुछ बताने की हम तो यहाँ से घूमते फिरते आ गए थे। फिर मैंने आपसे दोबारा क्वेश्चन किया आपका नाम क्या है, आप बोल रहे हैं कि मुझे बहुत लोग बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। फिर मैंने आपसे दोबारा क्वेश्चन किया सर आपका नाम क्या है, आप बोल रहे हैं कि पूरा दुनिया हमें जानता है, हमें नाम बताने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या होगा, एक बेहूदी, इसको क्या बोलेंगे, नॉनसेंस बोलेंगे ना, बेहुदा भरा एक प्रश्न या जो वार्तालाप बोलेंगे इसको। वही बात है, कभी अब साइंस में इस बात को ख्याल रखना है, साइंस में हम चाहते हो अच्छा स्कोर करने के लिए, तो टू द पॉइंट नंबर उसका ऑप्शन को क्वेश्चन ठोक देना है, आपको प्योर नंबर मिलेंगे वहाँ से। जैसे आपने कहा प्रकाश संश्लेषण के चरण होते हैं, आपने ये स्टेप लिख दिया बस, नीचे तीर लगाया। दूसरा स्टेप बताया कि प्रकाश ऊर्जा जो होगा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होगा। मैंने बताया था जल के रूप में, एटीपी के रूप में हो रहा था, और वो क्या कर रहा था, जल के अणु को तोड़ रहा था, और उससे क्या हो रहा था, जल के अणु किसमें टूट रहे थे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में टूट के परिवर्तन हो गए थे। तीसरा स्टेप हमने पढ़ा था कि कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होगा। यही एनसीईआरटी बात लिखती है, तो अपचयन होगा यानी रिडक्शन होता है। कैसे होता है एक बार लिख के दिखा देना, इसको मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ, आपको बहुत अच्छा लगेगा, और एक बार मैं आपको इसका मैं टेक्निक सिखा दूंगा कैसे चीज़ को याद रखना है। देखिएगा, थोड़ा ध्यान देना, बहुत जब मतलब ये बहुत बच्चे तो ये इक्वेशन याद ही नहीं होता है सर, ये रासायनिक सूत्र कैसे याद करें, याद नहीं होता है। देखो मैंने आपको बताया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ तो और ज़्यादा दिखेगा, आपको पेज ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपको बताया गया कि CO2 प्लस जल और क्या चाहिए, सूर्य प्रकाश, क्या चाहिए, सनलाइट, और तो सनलाइट हम नीचे या ऊपर लिख सकते थे, सनलाइट, और ऊपर हमको क्या था, और क्या था पत्तों में खुद क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को पूरा एनर्जी को क्या किया, सोख लिया है, पूरा उसको ऑब्जर्व कर लिया है, और हाइड्रोजन का अणु तोड़ता है, H अलग और O2 अलग, ठीक है। इससे क्या होता है, H जो होता है ना, ये हाइड्रोजन देखो क्या होता है, मैं थोड़ा आपको विस्तार समझा रहा हूँ। ये हाइड्रोजन टूट गया और ऑक्सीजन टूट गए, ये हाइड्रोजन क्या करता है ना, कार्बन से अभिक्रिया करता है और बनाता है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज बनाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र आपको तो याद होना चाहिए, क्योंकि हम रासायनिक अभिक्रिया मैंने आपको केमिस्ट्री में कल पढ़ाया है, नहीं आप किसी तत्व का द्रव्यमान, नहीं उसका रासायनिक सूत्र आप नहीं बदल सकते हैं। तो कार्बन सी, देखो इसका ट्रिक क्या है, पहले ऐसे लिखिएगा CFO, ऑक्सीजन, ग्लूकोज किस किन चीज़ से बना है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी CHO, ग्लूकोज। तो इसको याद करेगा 6 12 6, 6 का 6, 6 6 12 6, 6 12 6, 6 12 6, 6 12 6, ऐसा क्या है, एक निमोनिक टाइप का होता है और अच्छे से याद रहता है। और क्या बना इसमें, थोड़ा इधर स्पेस नहीं है मेरे पास, तो ये मैं यहाँ लिखता हूँ, या इसको यहाँ से फिर से लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से स्पेस था, मैं गलत कर दिया पहले से ही। कार्बन डाइऑक्साइड वो एटमॉस्फेयर से मिला, जल उसके सॉइल मिट्टी से मिल गया, मिनरल्स। यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल है, यहाँ पर क्या है, क्लोरोफिल, और यहाँ पर क्या है, सनलाइट। ये सनलाइट क्या किया, क्लोरोफिल, सनलाइट के क्लोरोफिल ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, और क्या किया, जो जल थे इसको तोड़ा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो हाइड्रोजन क्या किया, जल कार्बन से अभिक्रिया करे, कार्बोहाइड्रेट बनाया, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट बनना है किस रूप में, 6 12 6 करना, 6 12 6, ये ग्लूकोज बन गया। अब ग्लूकोज का सूत्र हो गया। अब इसमें क्या क्या निकलता है, इसको भी आपको याद रखना चाहिए। इसमें निकलता है ऑक्सीजन और निकलता है इसमें से जल, अंतिम क्या निकलता है, जल। और ये आप चाहोगे तो ऑक्सीजन को यहाँ भी लिख सकते हो, जल को यहाँ भी लिख सकते हो। ऑक्सीजन क्या होते हैं, मुक्त हो जाते हैं, ये तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है फिर से वापस।
अब क्या करना है इसमें को आपको, एनसीईआरटी का समीकरण क्या है, एनसीईआरटी में सिर्फ ऑक्सीजन दे दिया है, जल का जिक्र नहीं किया है, सिर्फ उसने इतना ही लिख के छोड़ दिया है, ये नहीं लिखा है, लेकिन अब जल लिख देना अच्छा रहता है। अब देखो करना क्या है, क्योंकि जो जल था टूट के फिर से, इसको हम नहीं लिखते हो तो भी चलेगा, एनसीईआरटी सिर्फ इतना ही लिखती है, लेकिन जल बनता है, इसको आपको लिखना चाहिए। अब बैलेंस करना है सर, बैलेंस कैसे करें, तो मैंने आपको दो विधि सिखाया है, केमिस्ट्री का लेक्चर जाकर जरूर देखिए, उसमें दो विधि सिखाया हूँ। एक सिखाया हूँ अनुमान से बनाने के लिए, जिसे हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, और एक मैंने सीखा है एल्जेब्रिक मेथड से। तो मैं एल्जेब्रिक मेथड से इसको संतुलित करके सिखा देता हूँ। ऐसे तो मैं बच्चों को रटवाने का तरीका सिखा दिया हूँ। रटने का तरीका क्या है, मतलब इसको रट्टा हुआ बोला जाता है। देखिए उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग उसको याद किए हैं ऐसे याद करने के लिए। मैं बोला हूँ इधर क्या करना, तुम 6 का पहरा पढ़ देना, 6 का 6, 6 दूना 12, और इधर पढ़ देना 6 का 6, 6 का 6। अगर बच्चे को ऐसा याद है तो भी काम चल सकता है, लेकिन सर नहीं, इसको आप सिद्ध करके दिखाए, नहीं आता कैसे है। आप तो साइंस के टीचर हैं सर, तो बताइए ये हुआ कैसे। तो ये जाहिर सी बात है, आपका ये क्या है, एक लॉजिकल क्वेश्चन है आपका ये, और कंपल्सरी क्वेश्चन होना चाहिए बच्चों का सवाल। मेरे को थोड़ा सा चाहिए, इरेजर नहीं लाया हम मिटाने के लिए कुछ भी, 1 मिनट होल्ड करना पड़ेगा हमें। तो मैंने आपको कैसे सिखाया था एल्जेब्रिक मेथड से इसको बैलेंस करना। देखो क्या करना आपको, पहले मैंने बोला था, देखो इसमें कितने, लेफ्ट साइड में देखो, इसमें पहले देखो कितने एलिमेंट है टोटल। पहले कार्बन मिल रहा है आपको, तो कार्बन का लिस्ट लिख दो, ठीक है। कार्बन है इसमें, अच्छी बात है। और क्या है सर, और इसमें आपको कार्बन है, ऑक्सीजन है, बहुत अच्छे। और क्या है सर, हाइड्रोजन है, बिल्कुल सही है, एच है। पहले एलिमेंट्स लिख दो, कितने कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व है। इधर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वही तो है, और कोई तो एलिमेंट्स नहीं, चौथा पांचवा नहीं है सर। अब इसमें आपको 2 पेज लिखना है, एक तो LHS, इधर LHS में क्या करना है आपको, अब यहाँ लिखना है ABCD, तो यहाँ लिख दोगे आप। चलो ये पता नहीं है आपको, नहीं पता है आंसर क्या, कैसे बैलेंस होगा, तो इसको A मान लो, इसको B मान लो, इसको C मान लो, छोटा C मान लेना, इसको D मान लेना, और इसको E मान लेना, ठीक है, चलेगा सर। देखो कैसे बैलेंस करते हैं हम लोग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, A का मान देख रहा हूँ, बीजगणित में इसको कन्वर्ट करना है, तो A को, सॉरी नहीं, तो मैं वो विधि सिखा रहा था आपको, हिट एंड ट्रायल मेथड सिखा रहा था। मैं आपको एल्जेब्रिक सिखाना, तो एल्जेब्रिक में कुछ नहीं करना है। A का मान क्या है, तो हाँ सॉरी, तो मैं कार्बन को लिख सकता हूँ, कार्बन के लिए कार्बन, और क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कार्बन कितने हैं देखना इस साइड में, A के पास एक कार्बन है, कार्बन के पास कितने, ए कार्बन का मान क्या है, कार्बन कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो बिल्कुल ए लिख देंगे आप। कितने कार्बन है, एक है, तो ए ही रहने दो, क्योंकि एक में ए लिखो कोई बात नहीं है। चलो, तो कार्बन कितने थे, एक थे, तो मैंने कहा दिया कार्बन जो मेरा था एक था, ठीक है। तो सी बराबर ए बराबर सी आ गया, ए सी बराबर ए कहो। उसके बाद देख रहा हूँ मैं हाइड्रोजन, और क्या ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के लिए मेरा क्या है, ओ बराबर क्या है मेरा, ऑक्सीजन के लिए मेरा कोफिशिएंट में क्या है, ए है, लेकिन है कितना, 2 गो, तो मैं ओ बराबर 2a कह सकता हूँ। एक बार फिर से समझाएंगे, थोड़ा ध्यान देना, और देखना जब कोई 10वीं क्लास में बीजगणित पढ़ाएंगे ना, द्विघात समीकरण, तो वहाँ भी बहुत सारे इक्वेशन सिखाया जाएगा, ये बातें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। सी का मैंने ए लिख दिया, मैंने कार्बन था ए गो, ये लिख दिया, ठीक है। और सॉरी इधर भी चल रहा है ना, दोनों तरफ लेके चलना है, दोनों तरफ LHS RHS दोनों। ये सी बराबर 1 हो गया, ठीक है। और राइट साइड में जाओगे आप, चलो ऐसा था ना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है। हाँ, दोनों इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, मिस्टेक हो रहा था, चलो कोई बात नहीं, बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल सिखा देंगे, एकदम आसान भाषा में सिखाएंगे कि एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलो कार्बन का पहले देखते हैं, इधर आओ, कार्बन के कोफिशिएंट में ए है, बिल्कुल सही है, ए है, ठीक है। अब कार्बन के उस साइड में जाओ, कार्बन के उस साइड में क्या है, तो कार्बन तो एक यहाँ है, तो कार्बन में क्या है, सी है, ठीक है, सी है, बहुत अच्छे, लेकिन सी में क्या है, 6 है, तो इसको बोलेंगे 6C, 6C है, ठीक है, अच्छा बात है। और कार्बन कहाँ है, इधर प्लस है, तो नहीं प्लस में इधर में नहीं है, कोई बात नहीं, इधर है प्लस में, यहाँ कार्बन है, कितने कार्बन है, एगो, तो मैंने क्या लगाया था, ABCD, ये नहीं, और कार्बन कहीं नहीं ना है, और कार्बन कहाँ है भैया, ये तो ई ना लिखा हूँ मैं, सी जैसा लग रहा था, तो कार्बन एक यहाँ है, और कार्बन कहीं नहीं है, ठीक है, हाँ बहुत बराबर। तो लेफ्ट साइड में क्या था, एक कार्बन था, तो सिर्फ ए लिख दिया हूँ, ए में एक गुना में कुछ भी नहीं आ रहा है, एक ही कार्बन है, तो एक लिख दिया, लेकिन इधर कार्बन में कितना है, 6, तो सी में पहले इसका गुणांक सी है, तो सी है को 6 कार्बन, तो इसको क्या करना है, बीजगणित के रूप में लिखना है, समीकरण 1 कह देंगे।
दूसरा में आइए, हाइड्रोजन देखिए इधर, हाइड्रोजन कोफिशिएंट में क्या है, बी है। तो पहले तो आपको बी लिखना है, तो बी लिख देंगे आप, बहुत अच्छे। और आपको बी, हाइड्रोजन का मान बी हो गया, और थी कितने, 2। तो आप कहेंगे 2b, 2 को हाइड्रोजन है, ठीक है। इधर आइए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो अब कहाँ कहाँ है, देखिए हाइड्रोजन यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी 2 जगह हाइड्रोजन है। तो ये तो एक सी वाला, ये हाइड्रोजन कोफिशिएंट में क्या है, सी है, तो बिल्कुल सी लिखेंगे। कौ हाइड्रोजन है, 12 गो, तो 12 सी लिखेंगे। प्लस यहाँ भी हाइड्रोजन है, ई के कोफिशिएंट में कौ गो है, 2 गो, तो इसको 2e कहेंगे हम लोग। ये समीकरण हो गया आपका 2। अब इधर आ जाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 2, कि कोफिशिएंट क्या है, ए, तो ए लिखेंगे बिल्कुल, 2 है तो 2 ए लिखेंगे। और इधर ऑक्सीजन और क्या है, क्या, हाँ यहाँ भी है, चलो ठीक है। हाँ, थोड़े काम से आ गया था मैंने क्या बोला, ऑक्सीजन में क्या था आपको दिखा, ऑक्सीजन कोफिशिएंट में क्या दिख रहा है, ए लिखा, 2 गो है तो अपने 2 ए कह दिया। लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन दिख रहा है ना, इस साइड में ही, तो प्लस कितना है ऑक्सीजन कोफिशिएंट में, पहले तो बी है तो बी लिखोगे बिल्कुल। कितने ऑक्सीजन है, एगो, तो एक लिखना है, जरूरी नहीं है। तो ऐसा है, आरएचएस में आ जाओ, आरएचएस में ऑक्सीजन के पास यहाँ वो ऑक्सीजन है, कोफिशिएंट में सी है, ऑक्सीजन 6 है तो 6 सी लिखोगे। प्लस यहाँ भी ऑक्सीजन है, डी की कोफिशिएंट में है तो डी लिखोगे, लेकिन 2 गो ऑक्सीजन है तो 2d लिख दोगे, बेहतर रहेगा। यहाँ भी ऑक्सीजन है ई की कोफिशिएंट में, लेकिन एक ही ऑक्सीजन है तो खाली ई लिख दोगे, ठीक है। ये समीकरण बन के निकला 3, अलग अलग लिख देना, समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब देखो, पहला इसमें स्टेप था, आपने सीखा होगा कि समीकरण 1 में ए का मान रखना है, भले एक का मान ए ले लो। तो समीकरण एक लेके चल रहा हूँ, समीकरण 1 में ए बराबर क्या रख रहा हूँ, 8, 1 रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ए का मान रख दिया 1, तो 6c। तो सी का मान आप क्या कैसे निकाल दोगे, सी का मान यहाँ से निकल जाएगा फाइनली, सी का मान 6 गुना में है तो बट्टा में चल जाएगा, 1/6, सी का मान आ गया। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसमें सी का मान निकल गया है, लेकिन हमको ये सब नहीं निकला, तो समीकरण 2 छोड़ दो। अब ऐसा मान जहाँ रखो जहाँ तुमको फायदा हो। तो इस समीकरण 3 में देखो, ए का मान पता है, सी का मान पता है, तो थोड़ा यहाँ रख ट्राई कर लेते हैं। 2, ए का मान क्या आ गया है, 1 प्लस बी कोई बात नहीं, 6, सी का मान आ गया है 1/6, ये कट गया 6 से 6, प्लस 2d प्लस ई, इधर हो रहा है 2 एकम 2 प्लस बी, इधर हो रहा है 1 2d प्लस ई। लेकिन अभी हमको क्या लोचा हो रहा है, बी का मान नहीं पता है, डी का मान नहीं पता है, ई का मान पता नहीं है। अब मैं क्या करूँ, बी का मान निकालने के लिए यहाँ पर अगर सी का मान रख दूँ, चलो इसको मैं इसीलिए बोलते हैं, इसको हम बच्चे को ट्रिक से याद कराते हैं, बहुत ही लंबा होता है ये चीज़ को। तो इसको हम चाहेंगे तो अलजेब्रा मेथड से सॉल्व करना बहुत अच्छा रहता है। ये भी अलजेब्रा है ना, वो वाला हिट एंड ट्रायल मेथड से भी ये हो सकता था। चलो एक बार उससे भी ट्राई करके देखेंगे अगर, लेकिन मुझे तो लगता है ये केमिस्ट्री का सवाल है तो हम लोग फंस गए हैं बायोलॉजी में, लेकिन बच्चों को सिखाना पड़ेगा, तो वहाँ तो सिखाएंगे ही। तो मैं एक बार ट्राई कर लेते हैं और थोड़ा देख लेते हैं, कहीं मिस्टेक तो शायद नहीं हुआ है। अगर इतना सा पार्ट को करेंगे तो जल्दी हो जाएगा, जितना एनसीईआरटी में दिया है ना, सिर्फ इतना हमको करना होगा तो जल्दी हम कर लेंगे। लेकिन इसमें हम हाइड्रोजल को भी जोड़े हैं तो थोड़ा लंबा हो गया है, सिर्फ इतना ही करना होता तो हो गया होता, बहुत जल्दी हो गया होता। लेकिन कोई नहीं, हम छोड़ेंगे नहीं इसको। एक बार सी का मान रख देते हैं। अच्छा, बी के मान यहाँ से निकाल सकते हैं क्या, कुछ बी के मान यहाँ से निकल सकता है। बी के मान क्या हो सकता है, 1 प्लस 2d प्लस ई, यहाँ प्लस में 2 है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में 2। तो बी बराबर 1 में से 2 घटेगा तो बचेगा अपने पास 2d प्लस ई, 2d प्लस ई। और मैं देखो क्या कर रहा हूँ, देखो ऐसा कर रहा हूँ मैं, बी 2 को इधर हटा के इधर लाया हूँ, तो 1 में से 2 जाएगा तो माइनस, 2d प्लस ई, 1 में से 2 जाएगा तो -1। अब देखो ये बी का मान इतना आ गया, तो मैं अगर बी का मान रख दूँ, समीकरण हम लोग कहाँ चल जाते हैं, समीकरण 2 में चलते हैं। तो देखो बी का मान भी आ गया है, तो 2 गुना बी का मान कितना है, 2d प्लस ई, क्या आ गया है बी का मान, 2d प्लस ई -1, ठीक है, इतना आ गया है। और उसके बाद क्या है, इसमें 12c है, इस क्वेश्चन में और क्या है, 12c है।
बहुत लंबा हो गया। सी के मान तो आ गया है 1/6, अच्छा बात है, प्लस 2e है, 2e है, ठीक है। यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जगह भी नहीं बचा है, पूरा भर गया ये। एक काम करते हैं, इसको मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि बहुत समय खींच रहा है, और आज हम लोग पढ़ना है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी में केमिस्ट्री का इक्वेशन था, थोड़ा लंबा हो रहा है। तो मैं अब बच्चों ऐसा ही करना है जैसे पिछले बच्चों को याद कराया गया है, नहीं आपको हम साबित करके दिखाएंगे, ऐसा नहीं कि हमको नहीं कराएंगे, हम करके दिखाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है, बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होना चाहिए। साइंस में आप छात्र हैं तो साइंस में सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ये कराया जाएगा, बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा इसको। लेकिन बायोलॉजी में आपको सिर्फ इतना ही इक्वेशन याद रखना है। बायोलॉजी में कभी आपसे पूछेगा नहीं कि समीकरण बैलेंस करके दिखाओ, सिद्ध करके दिखाओ, लेकिन जब तुम भी लिखते हो तो बैलेंस से लिखना। बैलेंस लिखने से क्या होता है, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन में देखो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कराता हूँ वो कैसे करना है। अच्छा, इसके बाद इसमें 2 विधि है ना, इसको तो मैं सिद्ध करके छोड़ूंगा तो नहीं, इसको आपको भी नहीं छोड़ना है, आप ऐसे याद रखेंगे। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, CO2 प्लस जल की उपस्थिति में पौधे में क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है उनके अंदर, और उसके पास नीचे उन्होंने क्या लिया, सूर्य प्रकाश को क्लोरोफिल ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट। यानी देखो मैंने बोला इसको कैसे याद रखना है, CHO, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 6 12 6, ठीक है सर। और क्या बना, O2 बना, और क्या बना सर, जल बना। अब थोड़ा इसको ऐसे कर लें, जल बना। सर इसको बैलेंस कैसे करें हम, तो देखो इसको बैलेंस करने का तरीका है, इधर 6 का पार पढ़ना, 6 का 6, 6 का 6, इधर पढ़ने का तरीका है 6 का 6, 6 दूना 12, ठीक है। ये टर्म है याद करने का, ऐसे करते हो तो मेरे ख्याल से तो भारी तो नहीं लग रहा है, बहुत ईजी लग रहा होगा आपसे, इतना ही याद रखना है। पहले तो आपको 6 12 6 ये नहीं लिखना है, सिर्फ आपको इतना समीकरण दिखा देना है, तब बैलेंस करने जाना। और क्या याद करना, सर ने हमको क्या सिखाया था, मेरा बात याद करना, बहन आपको क्या सिखाया था, राइट साइड में 6 के पहरा 2 बार पढ़ना है, भूल से भी इसमें गुना मत करना, क्योंकि ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, और ग्लूकोज के सूत्र तुम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, ग्लूकोज के सूत्र में, ग्लूकोज के अनुसूत्र में हाइड्रोजन कितने परमाणु है, कितने एटम है, 12, ऑक्सीजन कितने एटम है, 6, कार्बन कितने एटम है, 6। तो इसको तो न तोड़ ताड़ करना भाई, इधर 6 6 लिख देना, इधर 6 का 6, 6 दूना 12, पहले बैलेंस समीकरण लिखा, फिर ऐसे कर देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रकाश संश्लेषण, ये बहुत बार पूछा गया, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। आपको समय, मैंने कोशिश किया इसको थोड़ा मैथमेटिक्स भी आपको समझा कर दिखा दूँ कि इसका मान कैसे आता है, लेकिन क्या है, थोड़ा पेज बहुत लंबा लग रहा है और अपने पास बार मिटाना पड़ेगा, तो फिर समझ नहीं पाएंगे आप। मैं इसको अगले केमिस्ट्री वाले लेक्चर में जरूर कराऊंगा इसको, क्योंकि वहाँ भी ये टॉपिक चल रहा है, समीकरण बैलेंस करना, तो ये टॉपिक वहाँ का है, तो वहाँ इसको बिल्कुल कवर करेंगे हम, आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि मैंने इसको एक बार दिमाग पर ले लिया हूँ, तो इसलिए मुझे बातें याद आ गई है, ठीक है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। हमने इस चीज़ को पढ़ लिया, हमने इस चीज़ को बिल्कुल पढ़ लिया, अच्छे तरह से पढ़ लिया, हाँ ठीक है सर, हमने तो पढ़ लिया है। अब क्या करना है आपको, देखिए हाँ इसको अपने नोट कर लिया है, ठीक है, बहुत अच्छे। और हाँ समीकरण आपको लिखवाना था, मैं बैलेंस करने के चक्कर में थोड़ा समय आपका ज़्यादा ले लिया, तो माफ़ी चाहेंगे आपसे, क्योंकि मैंने बायो में आपको केमिस्ट्री थोड़ा पढ़ाने की कोशिश किया, जो ये मुझे लगा कि थोड़ा हो जाएगा, लेकिन ये तो पता है कि डेंजरस इक्वेशन है। दूसरा चीज़, अब देखो ये ऐसा काम हो जाता है ना, प्रकाश संश्लेषण हो गया पहले, अब देखो उसके बाद क्या होता है, पौधों, नंबर 1, पौधे ग्लूकोज को स्टार्च के रूप में स्टोर करते हैं। जो ग्लूकोज बना ना, ये ग्लूकोज, इसको लोग किस रूप में भंडार करते हैं, अपने स्टार्च के रूप में, किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है, यानी मंड के रूप में, स्टार्च को हम लोग मंड कहते हैं। पहला पॉइंट आपने जाना, इसको आप स्टार एक मत दीजिएगा, इसको पॉइंट कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। आपको परीक्षा में तो इतना ही लिखना है, 3 पेज ही होता है, लेकिन इसकी आगे की प्रक्रिया बता रहे हैं कि कभी MCQ में वो दिक्कत ना हो, ऑब्जेक्टिव जब करें आप। दूसरा पॉइंट, हमारे शरीर में व्युत्पन्न ऊर्जा का कुछ भागों, अच्छा हमारे शरीर में कैसे होता है, मानो ह्यूमन्स बॉडी में कैसे होता है, तो हमारे में होता है ग्लाइकोजन के बारे में, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पौधे में किसके रूप में, स्टार्च के रूप में, ऐसे में होता है ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ऐसा बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये NCERT भी कहती है बात, मैं शायद आपको पढ़ के दिखा दूँ कहीं, ये बातें लिखा गया था, इधर लिखा गया था शायद, देखना यहाँ लिखा गया था कि, अब मैं आपको ये टॉपिक थोड़ा पढ़ के फटाफट क्लियर करा देता हूँ, ये टॉपिक क्या है। 100% लिखा है, 100% जीव, कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं प्रकाश संश्लेषण द्वारा पूरी होती है। वह प्रकरण जिसमें 100% बाहर से लिए पदार्थ को ऊर्जा संचित
के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लाए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होता है। अगले अनुभाग में हम अध्ययन करेंगे, मैंने इसको हम लोग अगले चैप्टर में इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं, मतलब जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत यूज नहीं हुआ है, जो उसको ऊर्जा नहीं दे पाया, उसको उसने क्या किया, मंड के रूप में संचित कर लिया, यानी स्टोरेज कर लिया। ठीक है, ये बात मैंने अपने नोट्स में लिखा है। यह रक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करेगा तथा पौधे द्वारा आवश्यकता अनुसार प्रयुक्त कर लिया, फिर उसको जब जरूरत पड़ेगा उसको फिर से स्टार्च को फिर से यानी मंड को फिर से यूज कर लेगा। कुछ इसी तरह हमारे शरीर में अंदर देखी जाती है। हमारे द्वारा खाए गए भोजन से व्युत्पन्न जो निकली ऊर्जा, कुछ भाग हमारे शरीर में ग्लाइकोजन, क्या लिखा गया है, ग्लाइकोजन, मैं थोड़ा ग्लाइकोजन लिखा गया, इसको मैं थोड़ा सही कर लेता हूँ। अपने इसको थोड़ा रीड कर लो, यही टॉपिक है। हमारे शरीर में कैसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। देखो अब जाकर तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, पूरा मक्खन की तरह दौड़ेगा आपके दिमाग में। हमारे शरीर में किसी के रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में जमा हो जाता है। ठीक है, चलो ये बातें मैंने लिखा था नोट्स में। हाँ, हमारे शरीर में किसे होता है, ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है। अब देखो, ग्लूकोज की एक लंबी लंबी चेन श्रृंखला को स्टार्च कहता है। ऐसे अपने क्वेश्चन में सर मंड जो पौधा था, जो मंड किया, तो मंड को आप ऐसे कहना कि मंड क्या होता है, स्टार्च क्या होते हैं। तो ग्लूकोज की लंबी लंबी एक चेन बनती है, श्रृंखला बनती है, उसको हम लोग बोल देते हैं स्टार्च। ठीक है ग्लूकोज। लेकिन देखो मान लो ये, मैं इसको ऐसे समझो, आप ऐसे समझो, मान लो कि आपके पास ये ग्लूकोज का एक अणु है। ठीक है, एक और ग्लूकोज का अणु आ गया, एक और ग्लूकोज का अणु आ गया, एक और ग्लूकोज, ऐसे ऐसे बन गया। फिर यहाँ भी ऐसे ऐसे चेन बन गया, फिर यहाँ भी ग्लूकोज का एक चेन बन गया, बहुत सारे सीरीज बन गए, चैन बन रहे हैं, श्रृंखला बन रहे हैं। तो इसको आप कहोगे मंड। ये सारे क्या है, मंड है। मंड कहाँ जहाँ स्टोर होते हैं, पौधे के पत्तों में स्टोर होते हैं, और वो ये क्या करते हैं, पौधों को मतलब ऊर्जा देते हैं। ठीक है, चलो अब बात करते हैं। अच्छा, आपने तो पढ़ा सर, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, लेकिन अब बताओ मेरे से, अगर मरुस्थलीय पौधा होगा जो रेगिस्तान में पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण कैसे करेगा, वो कैसे करेगा। तो उसके लिए 2 फेज भरना है, दिन में कैसे करेगा, रात में कैसे करेगा। देखो भाई, क्योंकि मरुस्थलीय पौधे के पास क्या है, स्टोमेटा तो है, लेकिन क्या है उसके पास, मान लो कि वहाँ पानी की बहुत खपत, वहाँ पानी बहुत कम होता है, वहाँ पर बहुत गर्मी होती है, तो स्टोमेटा कैसे हैंडल करेगा। क्योंकि स्टोमेटा अगर मान लो खुलेगा दिन में, तो बहुत सारे, वहाँ तो बहुत गर्मी होती है, तुरंत उसका पानी, उसमें से जो भी जल होंगे उसके, तो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो देखो वहाँ क्या होता है, वहाँ ये बहुत होशियारी से काम करता है स्टोमेटा। देखो दिन के दौरान क्या करेगा, स्टोमेटा क्लोज हो गया। मरुस्थलीय पौधा में जो ये पौधे हैं ऐसा, इस पौधे में क्या करेगा, दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, क्लोज हो जाएगा। और दिन में जब खुलेगा थोड़ा देर, जब देखो दिन में क्लोज हो जाएगा, ठीक है, रात में ओपन होगा। ठीक है, ओपन होगा, दिन में स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, रात में स्टोमेटा खुलेंगे। और ये क्या करेगा, रात में क्या करेगा, देखो CO2, रात में क्या करेगा, CO2 तथा जल की उपस्थिति में मैलिक एसिड बनाएगा। कैसे बनेगा, मैलिक एसिड। और सर तो फिर रात में इसको सर ये कैसे, सूर्य प्रकाश कैसे मिलेगा। तो दिन जो होता है ना, दिन में क्या करता है, थोड़ा ये जब भी दिन होगा, रात में क्या किया, सॉरी देखो रात में क्या किया इसने, स्टोमेटा इसका क्या हुआ, ओपन हुआ, CO2 है और जल तो है। मान लो लाइट ना, सिर्फ सूर्य प्रकाश ना नहीं है इसके पास रात में। रात में आधा, देखो ये 2 खाना इससे खाना बनाता है, आधा अभी आधा बाद में। जैसे हम लोग मान लो कि तुमसे बोला होमवर्क बना के लाना है, तो तू क्या किया, 1 क्वेश्चन का 5 क्वेश्चन अभी बना लिया, 5 क्वेश्चन सुबह में बना लिया, चाहे कुछ रात में बनाया, कुछ सुबह बनाया, वही बात लिखा गया है। ये रात में आधा काम कर लेता है, यानी जो मैलिक एसिड है ये रात में ही बना लेता है, क्योंकि देखो CO2 है, ये वाटर उसके पास रात में है ही है, मैलिक एसिड बना लिया। जैसे दिन होगा ओपन जैसे दिन होगा, थोड़ा सूर्य प्रकाश में उसको मिल जाएगा, और क्या करेगा, दिन में सूर्य प्रकाश मिलेगा तो क्या करेगा, मैलिक एसिड को ग्लूकोज बना लेता है। मैलिक एसिड क्या बनता है, मैलिक एसिड जो है वो ग्लूकोज बना लेती है खुद। मैलिक एसिड जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट बना के उसको स्टोर कर लेता है। तो बहुत अच्छे से काम ये होता है। ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं, मरुस्थलीय पौधे में होता है। जो डिजर्ट प्लांट होते हैं, डिजर्ट प्लांट जो होते हैं, उनमें ये प्रोसेस चलते हैं। अब कब से बच्चों का प्रश्न है सर, लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखिए ना, फोटोसिंथेसिस दो फेज में आपको पढ़ना है। 2 प्रकार के होते जाते हैं। एक होता है, एक जब दिन और रात की बात करना है तो इसके पक्ष में 2 भाग में पढ़ना है इसको। एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, एक को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क मतलब एक अंधेरे में भी रिएक्शन होती है और दिन में भी रिएक्शन होता है।
दिन वाला थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की चरण जिसमें सूर्य की मौजूदगी में होता है, जब जो फोटोसिंथेसिस सूर्य की मौजूदगी में होता है, सूर्य के एब्सेंस में अब क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में होता है, प्रेजेंस में होता है, उसको बोलते हैं लाइट रिएक्शन। इसमें और देखो तो क्या क्या बातें याद रखना आपको। पहला, सूर्य के प्रकाश का अवशोषण होगा, जल कण का टूटेंगे और एटीपी का फॉर्मेशन होगा। यानी एटीपी का, इसको हिंदी में लिखना चाहे तो लिख सकते हो, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का हिंदी हो गया एटीपी का निर्माण होगा। ओके, चलो रात में क्या होगा, डार्क रिएक्शन क्या होते हैं, अंधेरे में कैसी रिएक्शन होती है। देखो डार्क रिएक्शन होता है दिन और रात दोनों में होता है, ये दोनों में हो जाता है। देखो लाइट रिएक्शन सिर्फ सूर्य के प्रकाश में होंगे, लेकिन डार्क रिएक्शन दोनों में होता है, अंधेरे, ये अंधेरा और दिन और रात दोनों में हो जाते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना है। जैसे ग्लूकोज का इसमें संश्लेषण होता है, इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इसमें ग्लूकोज का संश्लेषण होता है, यानी सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज। क्या बातें क्लियर है? डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन आपको बात समझ में आ गया कि डार्क रिएक्शन क्या है और लाइट रिएक्शन क्या है? बिल्कुल आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं हम लोग, आपके दिल में सेल क्या बोलते हैं, क्वेश्चन गुजरा होगा, सर ने वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके नहीं दिखाया। देखो बिल्कुल बनेगा, थोड़ा लंबा जा रहा है, जाएगा, बनेगा। मैं बोल रहा हूँ कि केमिस्ट्री में उसको मैं ले लूँगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने इस टॉपिक में हाथ लगाया और उसको अधूरा छोड़ रहा हूँ। बच्चे परेशानी होना है, आप मेरे साथ बने हो तो आपको कोई विषय के लिए कोचिंग तो करना नहीं है। पहले बात आपको देखो, वर्णिका, हिंदी, संस्कृत सारे लेक्चर्स पढ़ाए जाएंगे और ऑन टाइम। मतलब मैं आपको कोशिश करूंगा पूरा कि दिसंबर से पहले आपका सिलेबस अच्छे से कर दूं, कि आपके पास जो 1-2 महीना बचेगा ना, हम लोग उसमें धुआंधार रिवीजन करेंगे, पूरा मॉडल सेट बनाएंगे, क्वेश्चन सेट बनाएंगे, गवर्नमेंट जो ऑफिशियल मॉडल सेट आता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस से कुछ क्वेश्चन बैंक करेंगे। ठीक है, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा। आपका ड्यूटी बनता है कि सिर्फ लेक्चर्स कभी कभी शेयर कर दो अपने अपने रिलेशन में, और जो भी जुड़ना चाहे जोड़ दो। बोलते ना कि कोई कोचिंग जरूरत नहीं है, कोचिंग की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल आप ऐसे ही घर पे पढ़ सकते हो और वो बच्चा अच्छा पढ़ेगा, बिल्कुल। तो हो सकता है बहुत अच्छा पढ़ ले बच्चा। ठीक है और कोई आसपास के नज़दीक वाले हैं तो बिल्कुल इनवाइट कर देना कि आके देख लें क्लासेस कैसी हैं अपनी। चलो अब स्टोमाटा के भाई देखो, तुम स्टोमाटा का जितना कमाल देख रहे हो, ये स्टोमाटा है क्या, बहुत इसका खेल है, बहुत निराला है स्टोमाटा। सारा काम करता है भाई, ओपन भी होता है, बंद भी हो जाता है। ये करता कैसे है? तो देखो भाई, मैंने बोला स्टोमाटा है क्या, तो देखो पत्तियों की सतह पर आप क्या बोलोगे, स्टोमाटा क्या है? तो देखो जो पत्तियां होती हैं, इसके इसके सरफेस पर छोटे छोटे स्पोर होते हैं, स्मॉलेस्ट स्पोर। अब तुम आँख से दिखेगा, आँख से नहीं दिखेगा भैया, इसमें छील, जैसे हम लोग का रुआं दिखता है ना, हम लोग का रुआं दिख जाएगा तुमको। ये तो थोड़ा खुद से अपना देखना, तुम्हारे स्किन का रुआं दिख जाता है ना, जहाँ से पसीना निकलता है अपना। अपना देखा हो जी, पसीना कहाँ से निकलता है? अपने स्किन से निकलता है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ जो रोम जमा है, सब में क्या है, छोटे छोटे स्पोर हैं, छिद्र है। वैसे भी इनमें भी छिद्र है, इनका भी पसीना यहीं से निकलता है। और बहुत सारा काम ये इसी से करते हैं, यहीं से ये प्रकाश उस भी क्या बोलते हैं, लाइट यहाँ इसमें जाती है, प्रवेश करती है उसके, और उसके बाद इसमें क्या होता है, एयर्स ये यहीं से मतलब रिलीज होते हैं और ऑब्जर्व भी होता है। मतलब CO2 लेगा और ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, इसी में बहुत स्टोमाटा काम है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि पत्तियों की सतह पर जो छोटे छोटे स्पोर, छिद्र मतलब स्पोर, छोटे छोटे स्पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? लीफ ऑन सरफेस स्मॉलेस्ट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। ठीक है, पत्तियों की सतह पर जो स्पोर होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसे स्टोमाटा कहा जाता है। इसको आप नोट कर लिए। चलो सर कितना पढ़ाएंगे, बहुत पढ़ाएंगे नहीं, जो देखो समझा रहा हूँ, ज़्यादा समझाने में समय ले रहा हूँ, पढ़ा तो ज़्यादा कहाँ रहा हूँ। चलो अब पढ़ते हैं हम लोग गैसों का आदान प्रदान कैसे ही हो जाता है पौधा। हाँ चलो, सॉरी, स्टोमाटा का डिफिनेशन देखा, दूसरा काम देखो उसका। देखो अब देखो स्टोमाटा क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करता है, ट्रांसपोर्टेशन करने में सहायता करता है। चित्र बनाए 6.3। सर चित्र बनवाएंगे हम, तो बनाने की इच्छा नहीं कर रहे हैं। देखो बनाना इसलिए आपको है क्योंकि स्टोमाटा का ये फिगर पढ़ना है हमको। 2 स्टोमाटा बनाना है, एक बार जब स्टोमाटा ओपन है, एक बार स्टोमाटा क्या है, क्लोज है। पहले वीडियो से रोकना है, वीडियो से रोक के पॉज करके कोई दोनों फिगर बनाने हैं। मैं दोनों फिगर से क्वेश्चन आपको रिलेट कराऊंगा कैसे कैसे बनेगा। पहले दोनों फिगर बना लिया आपने कि स्टोमाटा खुलते बंद कैसे होते हैं, स्टोमाटा का खुलना बंद कैसे होता है। टॉपिक क्या आपका, स्टोमाटा खुलते और बंद कैसे होते हैं। चलो और एक बात, सॉरी, एक बात मैंने जब यहाँ तक रीड करा तो इसको बिल्कुल पढ़ लोगे ना। यहाँ क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिफिनेशन दिया, क्लोरोफिल, ये सब पढ़ लेना। ठीक है, यहाँ तो कि मैं रीड करा दिया था ना आपसे, इसको आप थोड़ा पढ़ लेना बाबू मेरे, क्योंकि सारे टॉपिक अपने नोट्स में कवर करा दिया हूँ। और एक्टिविटी जरूर पढ़ना,
क्रियाकलाप नहीं पढ़ोगे तो फंसोगे। इसमें से पता है आपको बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं, आपको एक्टिविटी पढ़ते ही चलना है, ठीक है। चलो अपने फिगर बना लिया स्टोमेटा का। अब देखो मैं उसको बताता हूँ। देखो पहले उसमें आपको उसके फिगर के नीचे लिखना है गार्ड सेल्स, यानी द्वार कोशिकाएं। द्वार कोशिकाएं, जो द्वार कोशिका होती है उसका गार्ड सेल होता है कोशिका का स्टोमेटा का, वो याद रखना किडनी के शेप का होता है, किडनी या राजमा के शेप जैसा होता है, ठीक है। ये भी याद रखना, पूछा गया था बोर्ड में कि द्वार कोशिकाएं का आकार कैसे होता है, तो ऑप्शन है सेम, किडनी या राजमा, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, बिल्कुल याद रखना है। स्टोमेटा ओपन और क्लोज, मैं इसको थोड़ा आपके डायग्राम दिखा। चलो भाई सर आपके बहुत ईमानदार हैं, आपके लिए इतना इतना प्रयास करने वाले सर कि आप दंग हो जाओगे। देखो स्टोमेटा खुलता बंद कैसे होता है मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये खुलता बंद कैसे है। पहले वीडियो में दिखाऊंगा आपको, एक वीडियो लेक्चर से देखो कैसे बंद होगा खुलेगा। दिख रहा शेप उसका क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर देखना उसमें से वाटर के जो मोलिक्यूल से बाहर निकलेंगे ना, एक बार और देखो कुछ उसमें क्या है, वाटर से मोलिक्यूल है, पानी उसमें आ गया, ठीक है। उसमें कुछ आ रहे हैं। अब क्या होगा, स्टोमेटा ओपन होगा, देखना स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। देखो स्टोमेटा ओपन हो गया, ठीक है। अब देखना क्या होगा, उसमें वाटर के जो मोलिक्यूल्स क्या हो जाए बाहर चले जाएंगे, निकल जाएंगे। जब उसमें से देखो निकल रहे हैं ना, फिर सारे मोलिक्यूल्स क्या हो गए, बाहर चले गए। देखो जरूरी है, देखो सारे पानी के मोलिक्यूल्स निकल रहे हैं, सारा पानी के मोलिक्यूल्स, उसमें से ब्लू जो गिरे क्या मतलब ब्लू कलर का था वो वाटर का मोलिक्यूल है, वो क्या हुआ चला गया बाहर, उससे क्या हो गया स्टोमेटा आपका बंद हो रहा है। तो ये स्टोमेटा खुलना और बंद होना बहुत जरूरत है। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ा एक बार दिखा दूं पढ़ के, और देखना है क्या, अच्छा लगता है क्या, एक बार और देख लो। प्यारे प्यारे बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने बच्चे हो, तुम्हारे देखो ये डायग्राम आपको पूरा दिमाग खोल देगा। अब जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि स्टोमेटा खुलते ओपन क्लोज कैसे होते हैं। देखो जल के मोलिक्यूल्स क्या है, बाहर अंदर ब्लू, देख रहे नीला कलर का जो दिख रहा है ब्लू कलर का, वो जल के मोलिक्यूल से अंदर है। स्टोमेटा फूल गया, स्टोमेटा फूल गया तो बड़ा हो गया। अब देखना जब उसके दिन होगा, सूर्य के प्रकाश आएगा, लाइट पड़ेगा। अब धूप से क्या हो रहा है, देखो धूप से पड़ने से क्या हो रहा है, लाइट उसके जल क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। जल क्या हो रहा है, वाष्प बन के निकल रहा है। अब जल खत्म हो गया, अब जल खत्म होने से क्या हुआ, और देखो वो देख रहा हो तुम, ग्रीन ग्रीन कलर क्या है, वो क्या है, क्लोरोफिल है, क्या है, क्लोरोफिल है, ठीक है। ये पूरा, अब चलो इनको देखो पढ़ोगे, मजा आ जाएगा आपको। अब पढ़ो मैंने नोट्स में क्या लिखा है। अब सारी डायग्राम कैसे बनाएंगे, अरे बना लेना, जो चित्र जो तुम्हारे डायग्राम उसे बना लो, जो चित्र सिखाए ना वही चित्र तो काफी है आपके लिए। चलो अब पढ़ते हैं एक एक करके अपने नोट्स को। मैंने ये जीए इस वीडियो को मैंने दिखा दिया कि स्टोमेटा खुलते कैसे हैं। आपने देखा है जल की जब मोलिक्यूल्स उसमें अंदर आ जाते हैं बाहर से, तो स्टोमेटा फूल जाता है, मोटा हो जाता है। जब सारे उसकी जब सूर्य का प्रकाश पड़ता होगा कभी, तो उसके सारे जो जल के मोलिक्यूल्स हैं बाहर चले जाते होंगे, लॉस हो जाता होगा। जब वाटर लॉस होता होगा तो बंद हो जाता होगा। जब जल द्वारा देखो, जब जल द्वार कोशिका, यानी जब जल गार्ड सेल, जब जल जो होता है गार्ड सेल यानी कोशिका द्वार के द्वारा अंदर प्रवेश करता है, तो इस प्रक्रिया को इंडोमोसिस कहते हैं, इंडोमोसिस कहते हैं, ठीक है। तथा इसमें क्या होता है, कोशिका जो होती है स्वेल फूल जाता है और स्टोमेटा खुल जाता है। अब पता है तुमको कितना अच्छा साइंस पढ़ाया जा रहा है। मैंने डायग्राम दिखाया, वीडियो दिखाया, उसमें वाटर के मोलिक्यूल्स अंदर जा रहे थे। इस प्रोसेस को बोला जाता है इंडोमोसिस, क्या बोलते हैं, एंडोस्मिसिस, एंडोमोसिस क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्मोसिस कह सकते हो, एंडोस्मोसिस कहो, ठीक है। और उससे क्या हो रहा था, कोशिका फूल रहा था, जो उसके सेल से फूल जाते थे, सेल फूलने से कोशिका क्या होता है, ओपन हो रहा था। लेकिन अपने बंद भी देखा उसको, जब गार्ड सेल से जल बाहर निकल जाते हैं तब इस प्रक्रिया को एक्सोमोसिस बोलते हैं, एक्सोस्मोसिस। देखो एंड ऑस्मोसिस, एंडोस्मोसिस, इसको बोलते हैं एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एक्सोस्मोसिस कहते हैं। तथा कोशिका सिकुड़ जाती है, इसमें क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। इसमें क्या होता है, स्वेल हो जाता है कोशिका जब पानी भरता है तो, और इसमें श्रिंक हो जाता है, श्रिंक मतलब सिकुड़ना, छोटा हो जाता है। और स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है, ओपन क्लोज। एक बार अब चलो दिखा दिया था लेक्चर, अब तो दिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा आपको, ओके। चलो अब बात करेंगे अपने बारे में हम लोग। अब हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे। सर आप इतना देर में 1 घंटा में अपने एक ही पेज पढ़ाया। देखो मेरे भाई, अगर ऐसा सोचना है तो फिर क्या करना, आपको रटना है तो चले जाओ कहीं और पढ़ सकते हो। लेकिन इस चैनल से तुम बनते हो मेरे साथ, देखना तुम्हारा मैं सिर्फ समय लूँगा,
लेकिन याद करता हूँ, मैं चैलेंज ठोक देता हूँ कि फिर आपको तुमको रटना कुछ नहीं पड़ेगा। तुम रटने की ज़िंदगी से जो बाहर हो जाओगे, जो बाकी टीचर तुमको देखो हमको रटवाना होता है, तो मैं आलोक प्रकाशन की किताब उठा लूँगा, भारती भवन की किताब ले लूँगा, वहाँ में सारा डेफिनेशन लिखे गए हैं, वहाँ से आपको सारे लिखवा दूँगा, काम हो गया। अब तुम रटते रहो, या फिर इसी को मैं लिखवा देता, अपने नोट्स को जल्दी-जल्दी में लिखवा देता। मैं आपको वीडियोस नहीं दिखाता हूँ, मैं आपको स्टोमेटा खुलना बंद नहीं दिखाता, तो क्या होता आपको सोचो? मैं आपको कि फ़ील करके नहीं दिखाता इसको, तो आप कैसे पता करते? सिर्फ़ किताबी भाषा था ना, और साइंस से बोलता हूँ कि रटने का चीज़ नहीं है। साइंस जो है, रटने का विषय तो बिल्कुल नहीं है, ये आप भी जानते हो। तो जब इतने होशियार तुम हो, तो फिर छोटी-छोटी बातें करके मतलब दिल छोटा करोगे, तो ये अच्छी बात तो नहीं है। देखो, एक बार फिर से दिखा दे रहे हैं आपको, एक बार पूरा दिखा रहे हैं कि स्टोमेटा कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं। लेकिन अब उसका सेल फूल जाएगा, सेल क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। तो सेल फूलेगा तो क्या होगा? कोशिका क्या हो जाएंगे? ऑटोमेटिक कोशिका क्या हो जाएंगे? उसके फूल जाएंगे। अब लॉस होगा, सूर्य के प्रकाश से सारे उसके पार्टिकल्स थे, उसके जो भी गैसेस और जल आए, तो जल सब बाहर हो गए, पार्टिकल्स जल के बाहर चले गए, खनिज लवण बाहर हो गए। अब श्रिंक हो गया, सिकुड़ गया। ये बातें थी, इतना फीलिंग के साथ पढ़ने, आपको देखो रटने से बहुत 10 गुना ज़्यादा है ये। तुम रटोगे नहीं, अब तुमको सब कुछ याद भी होगा। रटने वाले देखना भूल भी जाएंगे। हाँ, तुम बाजी तो तुम मारोगे, हीरो तो तुम बनोगे। चलो, अब हमने ऑटोट्रॉप्स पढ़ लिया पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे हेटरोट्रॉप्स के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ेंगे? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ठीक है, ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखो तुम्हारा एनसीईआरटी से हम बिल्कुल चल रहे हैं, जैसे एनसीईआरटी का फ्लो है वैसे चल रहा हूँ। आपको क्या करना है? अब देखो, पहले आपको फिर से घर पे ये पेज जल्दी रीड करना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना, आराम से धीरे पढ़ लेना है, चलेगा। इसको आज जो पढ़ा था, इसको ये खासकर इसको अच्छे से पढ़ना है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बन जाते हैं, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, तो बिल्कुल आपको पढ़ना है। इस एक्टिविटी 6.2 पढ़ के आना है आपको, यहाँ तक पढ़ के आना। कोई हमसे गद्दारी नहीं करेगा मेरे छात्र, बिल्कुल। अब मेरे दोस्त हो तुम, मेरे भाई हो, बहन हो, अब गद्दारी तो नहीं करोगे हमसे। और ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तुम ये यहाँ से सिर्फ रीडिंग, मैं आपसे बोला हूँ कि रीडिंग लगा के आना है। ये वाला पूरा पेज पढ़ लेना, ये पूरा पेज पढ़ लेना, ये पूरा पेज पढ़ लेना। हम इसको निपटा देंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है, ठीक है। अब पूरा पढ़ के आओगे, 6.3 तक 6.3 नहीं पढ़ोगे, इसको भी हम निपटाएंगे अगले लेक्चर में। आप यहाँ तक पढ़ के आओगे, इसको हम लोग लेक्चर 3 से यहाँ पर शूट करेंगे। और मैं यहाँ भी स्टॉप कर देता हूँ आज के लेक्चर, क्योंकि 1 घंटा हो गया है लेक्चर्स में। और आपको आज आपको कितना पेज पढ़ा पाया मैं? ठीक है, अच्छा खासा पढ़े, आपको कम नहीं पढ़े हो। आज आप 2 पेज पढ़े हो, अच्छा पढ़े हो। ठीक है, तो आपको कल से यहाँ से कराया जाएगा। यहाँ लिखता हूँ लेक्चर 3, यहाँ से शूट करना है, इसलिए नोट करता हूँ कि कुछ याद रहेगा हमको, नहीं तो नोट्स आगे तक है। अर्थ से एक मैंने क्वेश्चन किया था, इसमें बहुत कुछ आपको मैं ये दिखाता हूँ कि कितने बच्चों ने आंसर गलत किया है। क्या बोलते हैं उसको, कम्युनिटी पोस्ट में एक मैंने क्वेश्चन डाला था। बहुत सारे बच्चे अच्छे, अपने कोचिंग वाले जो बच्चे कमेंट के अच्छे किए हैं, लेकिन जो अदर्स लड़के हैं उन्होंने उसका पूरा हश्र खराब कर दिया है। तो देखोगे आप, अगर मैं एक बार अपने चैनल पे जा रहा हूँ, देखोगे ये प्ले लिस्ट, ये कम्युनिटी होता है ना, यहाँ पर क्वेश्चंस डाला गया था। क्वेश्चन था कि देखो, पतियों के किस एपिडर्मिक्स में अत्यधिक संख्या में रंध्र स्टोमाटा पाए जाते हैं? तो देखो, तो 65% बच्चों ने गलत दिया है आंसर। मात्र 35% बच्चों का आंसर सही है, जबकि 26 लोग वोट किए थे। 26 लोग में 35% बच्चे का आंसर सही है, बाकी लोग गलत है। तो इसका आंसर क्या होता है? लोअर एपिडर्मिक्स। और बहुत 65% ने क्या बताया है? अपर एपिडर्मिक्स। अपर एपिडर्मिक्स में अगर स्टोमाटा ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा वहाँ लाइट पड़ता है, तो ज़्यादा लाइट प्रवेश करता है, तो ज़्यादा लाइट पड़ता है, तो उसकी जल हानि हो जाते हैं। तो जल हानि कम हो, इसीलिए स्टोमाटा कहाँ ज़्यादा होते हैं? लोअर एपिडर्मिक्स में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऐसे से मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ता हूँ, इसको आपको जरूर बनाना चाहिए था। जब भी आप कमेंट जरूर कर देना, यहाँ पर इसको वोटिंग जरूर कर देना कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोग जानते हो कहाँ हुआ है? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। तो इसमें देखो 95% बच्चों ने सही किया है, मात्र एक लड़का जो है कुछ गलत किया, 37 वोट इसमें गिरा है, जिसमें एक गलत हुआ होगा। ये क्वेश्चन था कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ था। ये जो मैं क्वेश्चन आपको छोड़ता हूँ, ये आपकी भलाई के लिए छोड़ा जाता है। अब जरूर से इन क्वेश्चन का आंसर करना। सारे मैं भी क्वेश्चन को छोड़ता हूँ, फालतू क्वेश्चन। इसमें 30 बच्चों ने वोट किया है, तो इसका क्या था? 14 अप्रैल 1891 था ना, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसमें देखना, इसमें भी 10% गलत बच्चे जो गलत किए थे आंसर।
और ये कुछ नहीं था, इधर भी प्रश्न थे लेकिन आपको कुछ नहीं, इतना क्वेश्चन आपको दिया गया था। मैं जिस समय मिलेगा कुछ यहाँ भी क्वेश्चन छोड़ते रहता हूँ, अब जब भी आपको टाइम मिलता है इसको जरूर कर देना आंसर। तो आप हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पूरा पढ़ के आओगे। हम लोग देखो नोट्स मेरे पास रेडी है, नोट्स के लिए मुझे नहीं रोना है, देखो नोट्स कितना है, लेकिन मुझे उतना आपको पढ़ाना नहीं है अभी, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा बहुत लंबा और क्लासेस भी अभी है। ठीक है, चलो धन्यवाद बहुत बहुत। तुम आपके लिए मेरे तरफ से आशीर्वाद, आप जीवन में अच्छा कुछ करो। माँ सरस्वती से मुझे यही कामना है, यही दुआ है कि आप जीवन में सफल बने, आपकी जो भी सपना है उसको माँ सरस्वती जरूर पूरा करें, और माता पिता का नाम आप रोशन करें, अपने शिक्षक का भी नाम ऊपर करें, अपने गांव समाज देश का भी नाम आप रोशन करें, एक अच्छे व्यक्ति बने, ये माँ सरस्वती से मेरी बहुत कामना है। पहले तो आप एक आदर्श व्यक्ति बन जाए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। धन्यवाद, लव यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू इस लेक्चर को अटेंड करने के लिए। पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करके इसको शेयर जरूर कर देना अपने अपने प्लेटफॉर्म पे।